केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगने वाली है। भारत से धोखा करके क्या सोचा था, मोदी भूल जाएंगे। सीधे ब्रह्मोस की नोक पर कैसे आ गया तुर्की। मोदी ने मुस्लिम ब्रदरहुड का गुब्बारा ऐसा फोड़ा कि तुर्की में रोना गाना शुरू हो गया है। भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल मॉडल 30 महीने में कैसे बदला, एएमसीए की उड़ान का स्पेशल चैप्टर आज आपको दिखाने वाला। परीक्षा माफिया से बचने के लिए एयरफोर्स वाला प्लान, युद्ध स्तर पर सरकार ने क्या फॉर्मूला निकाला है। समय बच्चों का, पैसा बच्चों के, भविष्य बच्चों का और गलती सीबीएसई की। फिर कहां रह गया भरोसा। बंगाल में टीएमसी राज के गुंडों की चप्पल परेड, वसूली दादा की काली कमाई देख होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने टीएमसी की कलाई खोल दी है। पाठशाला में बॉर्डर वाला स्पेशल चैप्टर भी आज आप देखेंगे। मॉनसून को किसने बंधक बना लिया है, 7 दिन बाद रिलीज होगा। जून जुलाई में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे क्या। अल नीनो इंपैक्ट या बात कुछ और है। कहीं मई में बाढ़, कहीं पारा 45 के पार। क्या होने वाला है। और अंत में वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जला, सोचा है कभी, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को रोकने के लिए लाल बत्ती ही क्यों हरी, पीली या नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा भारत से धोखा करके क्या सोचा था, मोदी भूल जाएंगे। सीधे ब्रह्मोस की नोक पर कैसे आ गया तुर्की। मोदी ने मुस्लिम ब्रदरहुड का गुब्बारा ऐसा फोड़ा कि तुर्की में रोना गाना शुरू हो गया है। भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल मॉडल 30 महीने में कैसे बदला, एएमसीए की उड़ान का स्पेशल चैप्टर। पहलगाम में हिंदुओं के कत्लेआम के बदले में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब शहबाज और मुनीर बंकर में दुबक रहे थे, तब तुर्की पाकिस्तान के साथ कौमी एकता निभाने आया था। मुस्लिम ब्रदरहुड का डंका बजाने के लिए आया था। मियां एर्दोगन तब भूल गए थे कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ही वो पहला देश था जो सबसे पहले मदद के लिए वहां पहुंचा था और 100 फीट मलबे के नीचे से सैकड़ों जिंदगियां बचाई थी। तब तुर्की की जनता भारत की जय जयकार कर रही थी और कह रही थी कि तुर्की के लोग भारत का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इस मानवीय मदद के बदले एर्दोगन ने जो मक्कारी की, वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी दुनिया ने देखी। एहसान को भूल जाना यह सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की फितरत नहीं है, यह तुर्की के पुराने शासकों की भी फितरत रही है। आज आपको उसकी एहसान फरामोशी का एक पूरा इतिहास बताने वाला हूं। लेकिन अब तुर्की को यह खूब समझ में आ गया है कि भूलने की बीमारी उसे है, भारत को नहीं। भारत कुछ भी नहीं भूलता है, सब याद रखता है बॉस। ये भारत है, नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है और दुश्मनों के साथ खड़े होने वाले को भी बताता है कि दुश्मन का दोस्त भी भले डायरेक्ट दुश्मन ना भी हो, लेकिन दुश्मन जैसा ही होता है। ये बातें इसलिए कि अब पाकिस्तान के बड़े भाई तुर्की की बारी है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के 40 दिन के भीतर ही तुर्की की नकेल कसनी शुरू कर दी है और आज ऑपरेशन सिंदूर के 12 महीने 22 दिन बाद हालात यह है कि ब्रह्मोस से तुर्की के पसीने छूट रहे हैं और मोदी ने तुर्की के मुस्लिम ब्रदरहुड का गुब्बारा कैसे पंचर किया है, आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पीएम मोदी ने साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की की कनपट्टी पर ब्रह्मोस की तैनाती का ऐसा प्लान बनाया है कि तुर्की में खलबली मची हुई। मतलब अभी साइप्रस के साथ भारत की डील फाइनल भी नहीं हुई है, लेकिन तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे थर-थर कांप रहे हैं जैसे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल साइप्रस में तैनात हो गई। इधर ग्रीस ने भी आज खुलकर कह दिया कि रोज डर डर के जीने से बेहतर है कि डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ग्रीस के रक्षा मंत्री का इशारा भारत से डिफेंस डील की तरफ था। उनका बयान भी आज आपको सुनवाने वाला है। साइप्रस और ग्रीस से तुर्की की सदियों पुरानी दुश्मनी है। तुर्की इन दिनों देशों पर अपना रौब झाड़ता रहता है, लेकिन जब से इस इलाके में भारत ने एंट्री मारी है, तब से एर्दोगन भी हिले हुए हैं। लेकिन करें तो क्या करें। एर्दोगन ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी हुई है। अब पीएम मोदी ने तुर्की की 3 तरफा घेराबंदी का ऐलान और ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिस डर के साए में ग्रीस और साइप्रस रहते हैं, अब उसी डर के साए में तुर्की भी जी रहा है। और अब एर्दोगन के रातों की नींद कैसे हराम हो जाएगी, आज आपको बताने वाला। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अब उस दिन को, उस घड़ी को कोस रहे होंगे जिस वक्त उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान से कौमी भाईचारा निभाने का फैसला किया। एर्दोगन को अब पछतावा हो रहा होगा कि काश जिस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के पर खच्चे उड़ा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की मदद नहीं की।
दूसरे देशों की तरह न्यूट्रल रह जाते। लेकिन तुर्की ने मानवता की जगह मजहब को चुनी, क्योंकि एर्दोगन के सिर पर इस्लामिक नेटो का खलीफा बनने का भूत सवार है और ऐसा दावा किया जाता रहा है। और शायद इसी सनक में एर्दोगन ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की दम भर के मदद करने की कोशिश की और यहीं पर एर्दोगन को गलती का एहसास अगर हो जाता तो ये सब नहीं करते और आज पछताना नहीं पड़ता, जिसका खामियाजा अब उन्हें लंबे वक्त तक भुगतना होगा। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के 39वें दिन पीएम मोदी अचानक साइप्रस पहुंचे थे। तब 23 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री साइप्रस गया। तब दुनिया को समझ में नहीं आया था कि मोदी साइप्रस क्या करने के लिए गए। लेकिन अब एक हफ्ते पहले जब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस भारत के दौरे से वापस लौटे हैं, तब मोदी के साइप्रस दौरे की पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है। भारत ने साइप्रस को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाकर तुर्की की नींद उड़ा दी। अभी एक हफ्ते पहले साइप्रस और भारत के बीच फाइलों की जो अदला बदली हुई, वो एर्दोगन की बेचैनी बढ़ाने वाली है। बॉस, सूत्रों के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिन स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मारा था और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का बैंड बजा दिया था, उन हथियारों में अब साइप्रस ने गजब की दिलचस्पी दिखाई। उन्हीं हथियारों में से एक हथियार है ब्रह्मोस। भारत की इस बेजोड़ मिसाइल ने तुर्की में ऐसी खलबली मचाई हुई है बॉस कि वहां के डिफेंस एक्सपर्ट डर के मारे अभी से थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मोस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, एक एक करके आपको आगे बताने वाला हूं। तुर्की के राष्ट्रवादी राजनीतिक और सैन्य मामलों के एक्सपर्ट राउफ कोसे का कहना है कि ग्रीस को भारत में बनी मिसाइलें खरीदने से रोका जाना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ किसी संघर्ष में बदलने वाली है तो रात के हमले का शिकार होने की बजाय सही समय पर पहले से ही युद्ध शुरू कर देना चाहिए। बेहतर है ये। तुर्की को पूर्वी भूमध्य सागर में कभी भी कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। मतलब ब्रह्मोस का ऐसा खौफ है बॉस कि तुर्की का ये डिफेंस एक्सपर्ट ग्रीस को ब्रह्मोस मिलने से पहले ही उस पर हमला बोलने की सलाह दे, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मोस के आगे तुर्की का कोई हथियार टिकने वाला नहीं। तुर्की के एक और नामी गिरामी डिफेंस एक्सपर्ट हैं आर्दान, और ये क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ग्रीक साइप्रस प्रशासन की तरफ से भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, बेहद सटीक और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक सिस्टम को हासिल करना पूर्वी भूमध्य सागर और मुख्य तुर्की में मौजूद तुर्की की रणनीतिक संपत्तियों के लिए एक सीधा खतरा है। अर्दान की बातें भी सुनिए, उनकी बातों में आपको ब्रह्मोस की दहशत साफ नजर आ जाएगी। ब्रह्मोस की भनक भर से तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़े हुए हैं। वहां की मीडिया में भी ब्रह्मोस को लेकर गजब का माहौल बना हुआ है। यह तस्वीर देखिए आप, इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस कितनी खतरनाक मिसाइल है, साइप्रस और ग्रीस कैसे भारत से इस मिसाइल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यह मिसाइल तुर्की के पड़ोस में आ गई तो क्या होगा। तुर्की की मीडिया में यह सब चल ही रहा था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कल साइप्रस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साइप्रस के विदेश मंत्री के इनविटेशन पर एस जयशंकर साइप्रस पहुंचे थे। वहां उन्होंने यूरोपियन यूनियन देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात भी की, लेकिन साइप्रस में जयशंकर की मौजूदगी भर से तुर्की में खलबली मची। आप सोचिए कि अभी से ब्रह्मोस को लेकर कैसे एकदम माहौल बदलने लग गया है। ब्रह्मोस के नाम से तुर्की के हांफने की एक और वजह भी है, ग्रीस कल के रक्षा मंत्री के ने जो खुलासा किया वो बेहद अहम है। उसे तुर्की हिला हुआ है। उन्होंने कह दिया कि भाई बहुत हो गया डर का और डर के जीने का माहौल, अब और नहीं, अब इस डर को खत्म करना होगा। उनका इशारा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ था। तुर्की की मीडिया में उनके इस बयान को सीधी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के झगड़े में टांग अड़ाकर तुर्की ने बड़ी गलती की, यह पूरी दुनिया देख रही थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई भारत पाकिस्तान के झगड़े में तुम्हारा क्या काम, तुम दोनों के बीच खलीफा क्यों बन रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बुद्धि खराब हो गई थी। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एर्दोगन की बुद्धि भी तुर्की के पतन की स्क्रिप्ट लिख रही। तुर्की के एक्सपर्ट भी एर्दोगन की गलत ग्लोबल पॉलिसी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, जरा वो भी देखिए। फिर आपको बताऊंगा कि दुनिया के एक्सपर्ट तुर्की की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी पर उसे क्या नसीहत दे रहे हैं। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट राव कोसे ने कहा है कि भारत और इजराइल मिलकर ग्रीस को खतरनाक हथियार देने का प्लान बना है। इसलिए अब तुर्की के
लिए यह जरूरी हो गया है कि वो भी अपने मित्र और भाई सामान्य देश पाकिस्तान को पहले से ज्यादा सपोर्ट करें। तुर्की के एक्सपर्ट की इस सलाह पर एक विदेशी मीडिया जर्नलिस्ट पॉल ने तुर्की को नसीहत देते हुए कहा है कि ये बेवकूफ कभी नहीं सीखते। भारत संभवतः ग्रीस और साइप्रस को हथियार दे रहा है क्योंकि तुर्की बेवजह कश्मीर मुद्दे में दखल दे रहा है। तनाव कम करने के बजाय यह मुल्क पाकिस्तान को अपना समर्थन और बढ़ाना चाहता है, जिसका मतलब है कि भारत और ग्रीस और साइप्रस को अपना समर्थन तिगुना कर देगा। तुर्की भारत को नाराज करने के लिए जो भी कदम उठाएगा उसका नतीजा लंबे समय में उसके लिए और भी बुरा होगा। सोशल मीडिया पर तुर्की का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती पर लोग सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम यानी तुर्की लाल टोपी पहनकर फिर से आइसक्रीम बेचोगे और कुछ नहीं कर सकते तुमने यह खेल शुरू किया है और भारत ही इसे अब खत्म करे। अब ब्रह्मोस मिसाइलें न सिर्फ ग्रीस में बल्कि आर्मेनिया और साइप्रस में भी तैनात की जाएगी। यह देखिए कि किस तरीके से लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि तुम आइसक्रीम बेचना और कुछ कर नहीं पाओगे, भारत से पंगा ले रहे हो। पाकिस्तान के लिए जो आतंकी मुल्क है, भारत ने जिसको एकदम ठटड़ी पर बिठा दिया। आप सोचिए कि तुर्की ने कितनी बड़ी गलती कर, लेकिन तुर्की को शायद ही तब यह एहसास था कि उसकी गलती का नतीजा कुछ वक्त बाद उसे समझ में आए। और यही वजह है कि आज तुर्की में हंगामा खड़ा हो गया बॉस। भारत और साइप्रस का साझा दुश्मन एक है, तुर्की। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी POK को लेकर है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर है, उसी तरह साइप्रस की दुश्मनी तुर्की के साथ उस जमीन के हिस्से को लेकर है जिस पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। आप देखिए कि तुर्की ने 1974 से साइप्रस के उत्तरी भाग के 1/3 हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तुर्की इस हिस्से को उत्तरी साइप्रस कहता है और जब से तुर्की ने साइप्रस की जमीन जबरन कब्जाई है तभी से साइप्रस से उसकी दुश्मनी ठन गई। चूंकि भारत और साइप्रस को तुर्की से एक जैसी परेशानी है, इसीलिए अब भारत और साइप्रस ने पिछले 1 साल में अपने संबंधों को मजबूत किया है। भारत के साथ मिलकर साइप्रस खुद को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है ताकि तुर्की की दादागिरी और ठसक को ढीला कर सके। अब तुर्की और ग्रीस के बीच किस बात को लेकर दुश्मनी है वो भी देख लीजिए। भारत के दोस्त ग्रीस के साथ तुर्की का एजियन सागर में समुद्री सीमाओं और हवाई क्षेत्रों को लेकर गंभीर विवाद है। तुर्की के आरोप लगातार ये रहे हैं कि ग्रीस अपने द्वीपों का इस्तेमाल करके उसे सीमित करना चाहता है। साइप्रस द्वीप पर ग्रीक और तुर्की समुदाय के बीच बंटवारा भी विवाद की एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसके अलावा साइप्रस में तुर्की के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर दोनों देशों में हमेशा तनातनी रही, लेकिन ग्रीस और तुर्की के बीच दुश्मनी सदियों पुरानी भी है। जब मध्यकालीन ऑटोमन साम्राज्य के शासन के दौरान यहां पर दोनों देशों के बीच खूब मारकाट मची थी और उसकी टीस भी दोनों देशों के बीच अभी तक बनी हुई। आप देखिए कि एक दौर था जब भारत घातक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। जैसे लड़ाई शुरू होती थी हम गोला बारूद के लिए दुनिया का मुंह देखने लग जाते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर वाला दौर है। भारत तेजी से अपने आर्म्स डिपो को भी अप टू डेट कर रहा है और दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। दुनिया के बहुत से देश भारत के हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं बॉस। इस मामले में पीएम मोदी का विजन बहुत क्लियर है, हथियार बनाइए भी और बेचिए भी। इसलिए अब भारत में पहली बार स्वदेशी फाइटर प्लेन के निर्माण में देश की प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने का फैसला लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है बॉस। AMCA भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। यह ट्विन इंजन वाला है, बेहद एडवांस्ड विमान होगा ये, जो दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। इसका डिजाइन भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि जिसे आप ADA के नाम से जानते हैं ने DRDO के तहत तैयार किया है, लेकिन अब इसके निर्माण में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है ताकि इस प्रोजेक्ट में तेजी लाई जा सके। जिस तरह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक फाइटर प्लेन बना रहे हैं, उसी तरह भारत में भी इस सेक्टर में पहली बार प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो रही है बॉस। रक्षा मंत्रालय ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए 3
कंसोर्टियम यानी कि बिजनेस ग्रुप्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ये कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इसका जो सबसे पहला ग्रुप है वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दूसरा है लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, भेल के नाम से जिसे आप जानते हैं। तीसरा ग्रुप है भारत फोर्स और BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये सभी कंपनियां पहले से ही आर्टिलरी, गन, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और UAV, ड्रोन के अलावा आर्म्ड और कॉम्बैट वाहन बना रही हैं, लेकिन पहली बार फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट के लिए शामिल इन्हें किया गया है। सरकार ने AMCA के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी कर दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए बोली जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो 27 जुलाई 2026 रखी गई। RFP में ऐसे वेंडर्स को आमंत्रित किया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए पूरी तरीके से योग्य होते हैं। इसमें क्वालिटी, तकनीक, जानकारी, डिलीवरी की टाइमलाइन जैसी जो चीजें हैं उसकी जानकारी होती है। AMCA एक ऐसा फाइटर जेट है जो आने वाले समय में अमेरिका और रूस जैसे देशों का मार्केट हिला सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट का मार्केट पूरी दुनिया में है और इसीलिए भारत सरकार इस मामले में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है। AMCA को एक बेहतरीन क्वालिटी का एडवांस फाइटर प्लेन बनाने के लिए सरकार ने बिडिंग यानी कि बोली जीतने वाली कंपनी के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। चुनी गई कंपनी को विमान के ढांचे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजन से जुड़े सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और फाइटर कंट्रोल सिस्टम तक सब तैयार करना हो। कंपनी को टेस्टिंग के लिए जरूरी सुविधाएं और ग्राउंड सपोर्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना हो। रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे प्रोग्राम के लिए 7 साल की समय सीमा तय कर दी है। पहला प्रोटोटाइप खरीद का आदेश मिलने के 30 महीने के भीतर उड़ान भरना चाहिए, यानी कि इसके लिए भी डेडलाइन दे दी गई है। ऐसा नहीं कि आपको बोल देंगे, टेंडर दे देंगे, आपको काम मिल जाएगा और उसके बाद आप करते रहे। पहले वाला सिस्टम नहीं है, लटकाने, अटकाने, झटकाने वाला सिस्टम नहीं। इसके अलावा 64 महीने के अंदर सभी 5 प्रोटोटाइप उड़ान के लिए तैयार होने चाहिए। कंपनी को 84 महीनों के भीतर करीब 1800 टेस्ट उड़ानें पूरी करनी होंगी। इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल MiG-29, सुखोई 30 MKI, रफाल, मिराज 2000, जगुआर और तेजस जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इनमें कई विमान पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा रफाल और सुखोई 4.5 जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन के विमान हैं। ऐसे में भारत 5th जनरेशन का AMCA फाइटर जेट लाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले आपको भारत के नए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA में खासियत क्या है ये आपको बता देता हूं। यह देश का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट होगा। AMCA में 2 पावरफुल GE414 इंजन होंगे। लंबाई इसकी होगी 59 फीट, वजन 12,000 किलो होगा। 25,000 किलो वजन लेकर उड़ान भर सकेगा। 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा। ये इसकी कॉम्बैट रेंज यानी कि युद्ध में हमला करके वापस लौटने की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है, जबकि फेरी रेंज यानी कि बिना हथियार के करीब 3500 किलोमीटर है। इसका यह विमान इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से लैस होगा। इसका रडार 150 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकेगा। इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। फाइटर जेट में जितना कुछ किया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा किया जाना अभी बाकी है। चुनौती अभी इंजन की तकनीक की भी है, जिस पर भारत में तेजी से काम चल रहा है। 2014 से पहले भारत में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा किया गया और हथियारों के निर्माण को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया गया है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि किस तरह दूसरे देशों ने फाइटर प्लेन और दूसरे हथियारों में प्राइवेट सेक्टर की मदद से हथियारों के जो मार्केट है उसमें अपनी बढ़त बनाई। इसमें पहला नाम आता है अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राइवेटाइज्ड डिफेंस सेक्टर माना जाता है। इसमें लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी F-35 और F-16 फाइटर जेट बनाती है। दूसरी कंपनी है बोइंग, ये F-15 और F/A-18 जैसे लड़ाकू विमान बनाती है। इसके अलावा नॉर्थरोप ग्रोम कंपनी है जो कि F-35 में अपना बड़ा रोल निभाती है। दूसरा देश है फ्रांस, जिसमें दसॉल्ट एविएशन नाम की प्राइवेट कंपनी रफाल फाइटर जेट बनाती है। और इसी तरह ब्रिटेन में BAE सिस्टम्स नाम की कंपनी की जो पूरी
कंपनी है ये फाइटर जेट को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। स्वीडन की कंपनी है साब एवी, जो कि EF नाम का लड़ाकू विमान बनाती है और अब भारत में भी प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से AMCA प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा और इस फाइटर जेट के आने के बाद कई देशों को मार्केट हिलता हुआ नजर आएगा और कई देश के मार्केट ये सोचेंगे कि भाई अब भारत का जो मार्केट तैयार हो रहा है उसके बाद हमको करना क्या है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि 2014 से पहले भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ना के बराबर थी। हालांकि 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान प्राइवेट सेक्टर को ऑफिशियल तौर पर खोल दिया गया था, लेकिन 2014 से पहले इसकी DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ही दबदबा था। इसमें 2013 से 14 में 5% से कम, इसके बाद देश की कमान पीएम मोदी के पास आई और 2016 से 17 में 19%, 2023 से 24 में 20.8%, 2024 से 25 के बीच में 23%। और इसी तरह 2013 से 14 में फुल डिफेंस प्रोडक्शन करीब 40,429 करोड़ रुपए का था। 2024-25 में कुल प्रोडक्शन 1,50,590 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है वो 33,979 करोड़ रुपए की है। मतलब पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा के साथ साथ और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना दिया है। तो यह है भारत, नया भारत, जो न सिर्फ अपने पैर पर खड़ा होना जानता है बल्कि दुश्मनों को आंख दिखाना भी जानता है और घर में घुसकर मारना भी जानता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। परीक्षा माफिया से बचने के लिए एयरफोर्स वाला प्लान, युद्ध स्तर पर सरकार ने क्या फॉर्मूला निकाला है, आज इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाने वाला। और समय बच्चों का, पैसे बच्चों के, भविष्य बच्चों का और गलती CBSE की, फिर कहां रह गया भरोसा। नीट के पेपर में इस साल 22 लाख बच्चे बैठे और CBSE की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में लगभग 18 लाख बच्चे शामिल, लेकिन दोनों ही एग्जाम में बच्चों के साथ ठगी हो गई। नीट का पेपर लीक हो गया और CBSE की कॉपी चेकिंग में ही धांधली के आरोप लग गए और अब ये दोनों मामले कोर्ट की चौखट पर खड़े। नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और CBSE के OSM बवाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में संज्ञान लिया गया। नीट का पेपर लीक होने के बाद अब 21 जून को री एग्जाम रखा गया है, लेकिन अभी भी NTA और शिक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं दोबारा पेपर लीक ना हो और इसीलिए मास्टर प्लान पर विचार किया जा रहा है कि अब एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी जाए। मतलब अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ वायुसेना नीट का पेपर भी करवाएगी। गजब ही चल रहा है। पेपर लीक को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग हुई है वो शिक्षा मंत्री के घर पर नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई। उधर नीट लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में NTA को खरी सुननी पड़ी। कोर्ट ने NTA से जवाबदेही तय करने के लिए कह दिया है और NTA की तरफ से जवाब दिया गया है कि पेपर को सुरक्षित करने के लिए कई तैयारियां की गई और दोबारा परीक्षा के लिए उनका और सख्ती से प्लान तैयार किया गया है। यह भी बताया गया कि 21 जून को होने वाली री एग्जाम की मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। मतलब हद है। आप सोचिए, नीट री एग्जाम की मॉनिटरिंग पीएम मोदी करेंगे, फिर NTA और सरकार के दूसरे जो जवाबदेह लोग हैं वो क्या करेंगे भाई। एग्जाम में एयरफोर्स लगाया जाएगा। क्या परीक्षा माफिया इतना ताकतवर है कि अब उसे एयरफोर्स के जरिए रोकने की नौबत आ गई है? यह हद हो रखी है। ये सब उस बात का नतीजा है कि समय रहते आप सोचते रहे, सोते रहे, छात्रों का भविष्य लुटता पिटता रहा। आपने कभी इसे स्वीकार नहीं किया, कभी स्वीकार किया तो एक्शन के नाम पर लीपापोती जैसा कुछ करके निकल गए। लेकिन ये कैसे चलेगा और क्यों चलेगा? कई राज्यों में सरकारों ने सेंटर तक आने और जाने के लिए फ्री में बस की सुविधा का भी ऐलान किया है। सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट रखने के इंतजाम भी किए गए हैं। पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बॉस, सारी तैयारियां एक तरफ हैं, लेकिन सेना, एयरफोर्स या नेवी का क्या यह काम है कि वो एग्जाम का पर्चा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करे? अब यही रह गया था क्या कि एग्जाम सेंटर में आर्मी तैनात हो? गजबे चल रहा है। अब यह ना हो जाए कि परीक्षा लीक माफिया के लिए ब्रह्मोस तैनात किया जाए और इन्विजिलेशन सैटेलाइट से हो। ये बातें लोग सोशल साइट्स पर कर रहे हैं, लिख रहे हैं और इसके पीछे छात्रों का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा है। एक परीक्षा सही से नहीं करवा सकते, वो भी बार बार अलग अलग एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं और जवाबदेही किसी की तय हो ही नहीं रही। क्यों भाई? उधर नीट लीक पर बवाल के साथ CBSE का नया मार्केटिंग सिस्टम भी सवालों के घेरे में, मार्किंग सिस्टम भी सवालों के घेरे में। मार्किंग सिस्टम पर भरोसा इतना कम है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल लगभग हर चौथे बच्चे ने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगा रखी। बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नवभारत स्पेशल कवरेज में आपने देखा कि पूरे देश के बच्चे क्या बोल रहे हैं।
मार्किंग सिस्टम की वजह से उनके बढ़िया कॉलेज में एडमिशन का सपना टूट गया है। कौन देगा इसका जवाब? लेकिन इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन खोजने की जगह सीबीएसई क्या कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल। सीबीएसई पर यह आरोप लग रहा है कि अपनी गलती पर लीपापोती करने के लिए वो स्कूल के प्रिंसिपल से ओएसएम के सपोर्ट में वीडियो बनाने को कह रहे। मतलब टोटल बात इतनी है कि शायद ही कोई एग्जाम बचा है जो नीट एंड क्लीन रह गया, और जिन एजेंसियों को, जिस मंत्रालय को छाती ठोक कर यह कह देना चाहिए था कि अब से कोई पेपर लीक नहीं होगा, मेरी गारंटी है सारे पेपर लीक माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं दिखाई दे रहा। यह पूरा डिटेल चैप्टर आज आपको दिखाने वाला, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेड। विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साल गया है बच्चों का। कि अभी कहाँ पे विश्वास रखे और कहाँ पे नहीं, ऐसा अभी हो रहा है सर। See, the track record they have is not much appreciating. यह जो हम अपने आंखों पर यह चश्मा लगाए हैं सीबीएसई का, यह स्पष्ट तमाचा सीबीएसई के मुंह पर है और इस सरकार के मुंह पर है। अगर किसी परीक्षा के पेपर को तय जगह पहुंचाने के लिए ट्रक, वैन, कुरियर नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल करने की बात होने लगे तो समझ लीजिए कि मामला कितना सेंसिटिव है। भाई ऐसा लग रहा है कि बच्चों के पेपर के लिए तैयारी नहीं बल्कि युद्ध के लिए प्लान बनाया जा रहा है। नीट मेडिकल एंट्रेंस का री एग्जाम कराने के लिए अगर एनटीए, टीचर, सुपरवाइजर, पुलिस इन सबको छोड़कर फौज का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह मजबूत सुरक्षा का संकेत है या फिर पूरी तरह से फेल एग्जाम सिस्टम का सबूत। गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे, मनीषा हवलदार, ये सब के सब वो इंटरनल लीक थे जिनके ऊपर नीट पेपर से जुड़ी कोई ना कोई जिम्मेदारी थी। ये सारे अंदर के लोग थे। तो फिर लीक रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट का मोड उसको चेंज करने की क्या जरूरत है, उसको बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? बदलाव तो इंटरनल होना चाहिए ना। पेपर एनटीए के स्तर पर लीक हो रहा है, अब वो पेपर एयरफोर्स ले जाएगा या डाक से भेजा जाएगा। लीक रोकना जरूरी है कि तरीका बदलना जरूरी है कि पेपर पहले भेज देते थे ट्रक में, टेम्पो में, अब भेजेंगे हवाई जहाज से और अब भेजेंगे हेलीकॉप्टर से, फाइटर जेट से। कमाल है। अभी भी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है बॉस कि इस बार लीक नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि देश के एयरफोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए है, रेस्क्यू के लिए है, मिशन के लिए है, किसी मंत्रालय या किसी एजेंसी की अक्षमता की भरपाई करने के लिए नहीं है। नीट परीक्षा देने जा रहे बच्चे और उनके मां बाप, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर, सब में गुस्सा है और गुस्से से ज्यादा हताशा है। सुनिए। सिस्टम भिखारी बना देगा, ये देश को भिखारी बना देगा। एक पेपर हम एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे, एक एग्जाम ठीक नहीं हो रहा है और हम दुनिया भर का डंका बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे। ये संभव है? अरे विश्व गुरु हम बनाएंगे, हमारे ये बूढ़े लोग बनाएंगे, ये बच्चे बनाएंगे, ये भविष्य है इस देश के। इनका पैर कमजोर कर रहे हो, इनका पैर तोड़ रहे हो। सर आप बहुत भावुक हो गए, आपने भी पूरे साल मेहनत करी, कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे? दुख लगता है, गलती हमारी है। हमने बनाया था ना, ये सरकार हमने बनाई थी, हमने ये सिस्टम सोचा था अच्छा होगा। आज अफसोस हो रहा है, अच्छे के लिए किया था। इन बच्चों का जो हो रहा है ना इनके साथ, उसका पाप का भागीदार मैं भी हूं उसका। आप सोचिए, आप देखिए कि एक पेरेंट्स का दुख क्या है, उसकी हताशा क्या है, उसकी मजबूरी क्या है। वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, अपना घर, अपना खर्चा काट के वो बच्चे को पढ़ाता है, वो महंगे महंगी किताबें और महंगी महंगी फीसें भरता है। बच्चे पेपर देकर आते हैं या पेपर देने के लिए जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि फर्जीवाड़ा हो गया, उसके बाद पता चलता है कि गड़बड़ी हो गई। आप देख रहे हैं, ये पेरेंट्स हैं, इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। भाई साहब, आप सोचिए कि इन परिवारों पर क्या बीते, क्या सोच रहे होंगे ये लोग, इनके बच्चे और उन छात्रों के बारे में आप सोचिए।
नीट के पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल पर विचार करने वाली खबर जब से सामने आई है, राजनीति भी शुरू हो गई। वैसे मैं ये साफ कर दूं कि सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा जाना भी बाकी है। पर कुल जमा बात यह है कि जब से वायुसेना का नाम आया है तब से पॉलिटिकल अटेंशन जरूर मिल रहा है। सुनिए विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई। और अब आर्मी को बुलाया है एग्जाम लेने के लिए। आर्मी क्या क्या करेगी? अब आज की डेट में धर्मेंद्र प्रधान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, वायुसेना की मदद ले लें, ब्रह्मोस मिसाइल लगा दें, क्या हर परीक्षा सेंटर पर ये लोग जो है तोपें भी लगा दें? लेकिन परीक्षा लीक तो हो चुकी है ना। अब जिस तरीके की जो जुमलेबाजी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, इसमें हंसी के सिवाय और कुछ नहीं आता और करुणामयी हंसी आती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार ने अगर सच में यह सोचा है, मीटिंग में सच में अगर यह बात हुई है कि अब हमको वायुसेना के जरिए एग्जाम के जो पेपर हैं वो पहुंचाने होंगे और इसको सच में लागू अगर किया जाएगा, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा सवालिया निशान है उस व्यवस्था के लिए, उस सिस्टम के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की परीक्षाएं कराए, शुद्ध परीक्षा कराए, निष्पक्ष परीक्षा कराए, बिना किसी भेदभाव के परीक्षा कराए और बच्चों के नतीजे सही आए। अब आपको बताता हूं, ये जो सारा बवाल हुआ है ना, इसको समेटने के लिए कितने पैसे लगने वाले, और ये पैसे भी आपकी हमारी जेब से ही जाएंगे। मतलब नीट लीक की चोट भी हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर लगे और उसकी भरपाई भी हमारी और आपकी जेब से हो। नीट रिफंड का जो ऐलान एनटीए ने किया है उसमें लगभग 330 करोड़ रुपए लग रहा है। नीट रीटेस्ट का ऑपरेशन कॉस्ट लगभग 220 करोड़ रुपए आने वाले। नीट की सिक्योरिटी और एडमिशन कॉस्ट 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए के बीच है। सीबीएसई के नए मार्किंग सिस्टम से जो तूफान उठा है, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताने वाला हूं डिटेल में, इसमें रिवैल्यूएशन फीस की कटौती का भार 68 करोड़ रुपए है। रिवैल्यूएशन कॉस्ट 9 से 10 करोड़ रुपए के बीच है और सीबीएसई ऑपरेशन और शिकायतों का कॉस्ट 10 से 20 करोड़ रुपए है। मतलब देश में पैदा हुए एग्जाम क्राइसिस का बिल जो हमारी आपकी जेब से लगता है वो लगभग 850 करोड़ से 1000 करोड़ बैठता है। तो बस तैयार हो जाइए, ये बिल भी आपको ही भर। पहले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आप खर्च कीजिए, बिल भरिए उसका, फिर एग्जाम का बिल भरिए, फिर वो एग्जाम जब लीक हो जाए तो उसका भी बिल आपके ही नाम पर फटेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नीट री एग्जाम को लेकर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक की जांच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है और कई अहम सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लीक प्रूफ सिस्टम का आश्वासन देने के बाद भी बार बार पेपर लीक क्यों? राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ? सिफारिशें लागू हुई या नहीं हुई, यह कोई देख भी रहा है क्या? यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखना नहीं चाहिए क्या? या तो सिफारिशों में कुछ गड़बड़ी है या फिर उन्हें लागू ही नहीं किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। जवाबदेही तय होनी चाहिए, मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना होगा। 2024 और 2026 जैसी खामियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक हलफनामा दाखिल करना होगा। शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भविष्य की परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी। बिना गलती वाले सिस्टम लागू करने के लिए पैनल में एक्सपर्ट्स को शामिल करें। टेम्पर प्रूफ सिस्टम बनाने की बात भी इसमें कही गई। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जवाब दिया गया है, जिसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि री एग्जाम को कैसे फुल प्रूफ बनाने की उसमें तैयारी है। एनटीए ने बताया है कि राधाकृष्णन कमेटी की 101 सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। एनटीए में 16 नए वरिष्ठ पद बनाए गए हैं, जिसमें 8 डायरेक्टर, 8 ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के पद शामिल हैं। सेंटर की निगरानी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, एनआईसी और एनटीए अधिकारियों को जोड़ा गया। नीट 2026 में पहली बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू हुआ। फेस ऑथेंटिकेशन और
लाइव फोटो वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी की गई। सभी 5432 परीक्षा सेंटर पर मोबाइल जैमर लगाए गए। एआई बेस्ड सिस्टम से सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की गई। वहीं कोर्ट में ही खुद को बचाते हुए पेन एंड पेपर मोड यानी कि OMR मोड का सारा ठीकरा स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन पर फोड़ दिया। एनटीए ने कोर्ट से कहा कि नीट यानी कि यूजी 2026 को पेन और पेपर मोड में सिर्फ इसलिए कराया गया क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय और NMC की योजना या नियम ही ऐसा कहते हैं। बाकी हमारे जितने भी बड़े एग्जाम हैं वो सब हम पहले से ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करा रहे हैं। वैसे ये वही एनटीए है जिसने 2024 के लीक को मानने से ही इनकार कर दिया और इस साल हुए लीक पर यह कहा था कि भैया पेपर लीक हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक। और बस कुछ सवाल लीक हो, सोच रहे हैं कुछ सवाल लीक हो गए। क्यों लीक हो गए भाई? गजब करते हैं। एनटीए और नीट पर पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है। अब आपको सीबीएसई 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ क्या खेला चल रहा है वो भी बता दें। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से शुरू हुआ। 12वीं की परीक्षा में बैठे छात्र अब अपने मार्क्स के रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला जो मसला है अभी भी नहीं सुलझा। और ऊपर से सीबीएसई पर आरोप अलग अलग लगे हैं कि सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल से ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करने और इससे जुड़ी रील और ये वीडियो बनाने को कह रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे बंगाल में टीएमसी राज के गुंडों की चप्पल परेड, वसूली दादा की काली कमाई देख होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने टीएमसी की कलई खोल दी। पाठशाला में बॉर्डर वाला स्पेशल चैप्टर। सत्ता बदलते ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के कारनामों की लिस्ट सामने आनी शुरू हो गई है। कट मनी सिंडिकेट हो या फिर टोलाबाजी, ये जो गैंग है पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में हो रही सो कॉल्ड लूट का काला चिट्ठा खुलना शुरू हो गया। एक तरफ जो पुलिस एक्शन में है जिसके हाथ बांध दिए गए थे, वो दूसरी तरफ पब्लिक मोर्चा भी संभालती हुई नजर आ रही। सबसे ज्यादा गुस्सा तो बंगाल की महिलाओं में देखा जा रहा है। टीएमसी राज में धांधली करने वाले नेताओं की निकड़ परेड भी निकाली जा रही, तो महिलाएं चप्पल लेकर वसूली गैंग के नेताओं पर भूत उतार रहे होंगे। आपको दिखाऊंगा कहां टीएमसी नेता का करोड़ों का बंगला मिला है। ऐसा आलीशान बंगला देखकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के होश उड़ जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए। वो भी आज आपको दिखाने वाला। आज आपको यह भी दिखाने और बताने वाला हूं कि बंगाल में घुसपैठ का पूरा रैकेट कैसे चल रहा था। फर्जी आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट का पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे घुसपैठियों के बाद टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ऐसे एक्शन मोड में है कि ऐसा लगता है कि मानो योगी मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया गया हो। बंगाल में गुंडे माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन क्लीन अभी चल रहा है। टीएमसी राज में पैदा हुए वसूली गैंग सड़क पर आधे कपड़ों में नजर आ रहे हैं आज। और तस्वीरें बंगाल की नहीं बल्कि पूरे भारत में वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें जो बंगाल की हैं पूरे भारत में वायरल हो रही हैं बहुत, क्योंकि जिस बंगाल को बदलने का संकल्प पीएम मोदी ने लिया था वो अब जमीन पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम शुभेंदु की तरफ से फ्री हैंड मिलते ही बंगाल पुलिस ने करेक्शन शुरू कर दिया है और गुंडे माफियाओं को चहेट कर पकड़ा जा रहा है और फिर इनकी निक्कड़ परेड निकाली जा रही। निक्कड़ परेड निकाली जा रही है। अब सोचिए, जहां ये भी तोलाबाजी करते थे, जिन इलाकों में रौब झाड़ते थे, महिलाओं को छेड़ते थे, वहां आज देखिए लोग कैसे घूम रहे हैं। इनको कैसे परेड कराया जा रहा है। लड़कियों का बाहर निकलना ये दुश्वार कर दिए हुए थे। और सोचिए, ये सब एक ऐसे प्रदेश में चल रहा था जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला थी। तस्वीरें देखिए, उत्तर 24 परगना की तस्वीरें हैं जहां टीएमसी नेता संतू सिंह और मंटू रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद शॉर्ट्स और बनियान में बीच बाजार परेड निकाली। उसी इलाके में परेड निकाली गई जहां पर कभी इन दोनों माफियाओं की दादागिरी चलती थी। उत्तर 24 परगना की ही बीजपुर सीट से टीएमसी के बाहुबली अभिजीत रॉय उर्फ बोनी को भी पुलिस ने धर दबोचा था। बोनी राय का इस इलाके में भारी दबदबा होता है। उसके डर से पब्लिक तो क्या, बंगाल की पुलिस भी चू तक नहीं बोल पाती। सोचिए, आज वही बंगाल पुलिस है और वही माफिया है, लेकिन सीन बदला हुआ है क्योंकि इन गुंडे माफियाओं की जड़ कट चुकी है। ऐसे माफियाओं को लेकर महिलाओं में कितना गुस्सा है वो देखिए। जब बोनी रॉय को पुलिस कपड़े उतारकर परेड कराने के लिए लेकर आई, कई महिलाएं पत्रकार ने उसे जमकर खरी खोटी सुनी। यह वही बोनी रॉय है जो इतना दबंग था कि 2024 के चुनाव के दौरान खुलकर धांधली कर रहा।
इस दौरान जब केंद्रीय बलों ने उसे रोकने की कोशिश की थी तो वो उनसे भी भिड़ गया था। लेकिन जब बोनी भीगी बिल्ली बन गया है अब, तो देखिए हालत क्या है, क्योंकि उसे पता है कि बंगाल बदल गया है। अब अगर आए बाएं साएं करेंगे तो ठोक दिए जाए, पुलिस छोड़ेगी नहीं। बंगाल के बीजपुर में बोनी रॉय ने कैसे वसूली सिंडिकेट खड़ा किया था, हमारी संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा। उत्तर 24 परगना का बीजपुर इलाका और वहीं का ये रेलवे कॉलोनी बौनी, जिसका नाम जो है अभिजीत राय है और इस पूरे इलाके में खौफ बन गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कहां से वो ऑपरेट करता था। इस जो ऑफिस आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल करता था। बौनी के साथ जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस दफ्तर में बैठते थे। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर टेलीविजन सेट, ममता बनर्जी की फोटो और तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और आज उसका जिस तरह से हाल हुआ है, उसके पास न तो कोई तृणमूल कांग्रेस के नेता है या फिर कार्यकर्ता है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। क्योंकि बौनी की तरह इलाके में जो लोगों को डराया धमकाया करता था, अगर अब वो निकले तो उनके साथ जो है वही हाल होगा। बंगाल में एक के बाद ऐसी गिरफ्तारी हो रही है, एक के बाद एक। बैरकपुर से पुलिस ने टीएमसी नेता अजीत साहा और उसके भाई सुजीत साहा को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल था और टोलाबाजी सिंडिकेट चलाता था। पुलिस ने जब बैरकपुर में उनके ठिकानों पर रेड मारी तो 27 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसके साथ ही हथियार और कारतूस भी मिले। आज पुलिस ने जब अजीत साहा के ठिकाने पर रेड की तो हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। ये हथियार जमीन में छिपाकर रखे गए थे। दोनों भाइयों की निशानदेही पर 2 नाली बंदूकें और कारतूस बरामद किए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ और अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर हुई तो महिलाएं खुलकर सामने आ रही। तस्वीरें राय दिघी की है, जहां पर महिलाओं ने टीएमसी के पंचायत प्रधान के पति को घेर लिया। आरोप है कि टीएमसी राज में पंचायत प्रधान का पति जबरन वसूली करता था। अब जब टीएमसी की सरकार नहीं है तो महिलाओं ने उसे घेर लिया और जमकर चप्पलों से कुटाई की। अब हावड़ा की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बताया जा रहा है कि यह शख्स टीएमसी के पूर्व मंत्री अरूप रॉय के बेहद करीबी रहा है और उसका गुर्गा रहा था, जो लोगों का शोषण और जबरन वसूली किया करता था। ऐसे में जब यह शख्स कुछ महिलाओं को एक अस्पताल में मिला तो महिलाओं ने इसके ऊपर भी चप्पलें बरसाई। बीरभूम के दुबराजपुर की तस्वीरें देखिए, जहां पर टीएमसी पार्षद का सहयोगी पीएम आवास योजना की फाइल क्लियर कराने के नाम पर वसूली किया करता था। अब सत्ता बदलने के बाद जब स्थानीय लोग जवाब मांगने पहुंचे तो पार्षद तो अपने घर में छिप गया, लेकिन उनका करीबी जनता के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद जनता ने पीट पीट कर क्या हाल कर दिया, कपड़े फाड़ दिए। वजीरहाट में टीएमसी नेताओं की एक और काली करतूत सामने आई। ग्रामीणों ने एक टीएमसी पंचायत समिति सदस्य को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो सरकारी राहत सामग्री को एक बंद पड़े मकान में छिपा रहा। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में तिरपाल और राहत की सामग्री मिली। टीएमसी का लूटकांड की एक और तस्वीर आप देखिए। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के कार्यालय से दिव्यांगों के लिए आई व्हील चेयर और साइकिलें बरामद की। आप गिनती करते करते थक जाएंगे। पूरे बंगाल में पीटो पीटो और चोर चोर का अभी ट्रेंड चल रहा है। हालांकि मेरी अपील है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना, ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए। और अब पाठशाला में अगला चैप्टर, मॉनसून को किसने बंधक बना लिया। 7 दिन बाद रिलीज होगा। जून जुलाई में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे क्या? अल नीनो इंपैक्ट या बात कुछ और है? कहीं मई में बाढ़, कहीं पारा 45 के पार। क्या होने वाला है? आमतौर पर जुलाई से भीषण गर्मी से छुटकारा पाने की उम्मीद हर कोई लगाता है। झमाझम बारिश आएगी, लू के थपेड़ों से निजात मिलेगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी। ऐसी कई बातें हैं जो सब मॉनसून पर डिपेंड करती, मगर इस बार लगता है कि मौसम सचमुच बेईमान हो। आज आईएमडी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मॉनसून को लेकर चिंता जताई गई है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताने वाला, मगर पहले मौसम के बिगड़े मिजाज की कुछ तस्वीरें। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है, जहां पर तेज बारिश के बाद आए सैलाब ने अफरा तफरी मचा दी। देखिए क्या हाल हो गया, कैसे स्कूटी और बाइक पानी की धार में बह रही। अचानक इतना पानी आया कि किसी को समझने का मौका तक नहीं। और फिर जो हुआ वो आप तो देखिए। 1, 2, 3 यानी कि 3 दोपहिया वाहन इस वीडियो में तो दिखाई दे रहे हैं और पता नहीं कितनी बाइक और स्कूटी इसमें बह गई। दरअसल दार्जिलिंग के
कलिम्पोंग में 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और फिर पहाड़ी इलाकों में सैलाब तांडव मचाने लगा। जो भी रास्ते में आया वो इसी में बहने लगा और इसी में समा गया। यूपी के सहारनपुर की तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। यूपी के सहारनपुर में भी बाढ़ का ऐसा ही तांडव नजर आया। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में अचानक बाढ़ आ गई और फिर तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाइक, जनरेटर जो भी चपेट में आया सब कुछ बह गया। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। खोल नदी में आई इस बाढ़ से श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई और बताया जा रहा है कि कई लोग भी इस बाढ़ में फंस गए, जिनका प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। सहारनपुर के बेहट में मौजूद मां शाकुंभरी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन बारिश के इन दिनों यह मंजर कई बार डरावना भी होगा। यूपी के हमीरपुर में बारिश के साथ आए भीषण आंधी तूफान ने 6 लोगों की जान ले ली। दरअसल एक निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए तो कैसे पूरे का पूरा हिस्सा ही अचानक टूटकर नीचे गिरा। जो लोग काम कर रहे थे वो इसी में दब गए। सोच रहे थे कि 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही आंधी में इस पुल को कुछ नहीं हो, मगर किसे पता था कि पुल ऐसा बन रहा है जो 80 किलोमीटर की रफ्तार का तूफान नहीं झेल सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं ने कई पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ दिया। विधाननगर की तस्वीर देखिए, जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, जिनकी वजह से रास्ता जाम है। बारिश में भारी भरकम पेड़ इस तरह उखड़ रहे हैं मानो कि तिनका हो। मई के महीने में मौसम का यह पैटर्न क्यों? क्या ये अल नीनो इंपैक्ट है या फिर बारिश का चक्र बिगड़ रहा है और इससे कहीं भयंकर सूखा तो नहीं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात तो नहीं बनने वाले हैं? मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मॉनसून वक्त से पहले आ रहा था और वो फंस गया। श्रीलंका के आसपास कम दबाव वाली तूफानी हवाओं की वजह से मॉनसून केरलम तक पहुंच ही नहीं पाया है। आईएमडी कह रहा है कि करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर एक ही जगह पर 5 दिन में मॉनसून अटका हुआ। अब इसके 6 जून के आसपास केरलम आने की उम्मीद की जा रही है। भारत में सबसे पहले मॉनसून केरलम तट पर ही आता है। जब वहीं नहीं अभी तक आया है तो बाकी जगह पर क्या होगा आप सोच सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून के कोर जोन में कम बारिश होगी। मॉनसून का कोर जोन मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाके इसी कैटेगरी में आते हैं। इन सभी इलाकों में जो खेती मॉनसूनी बारिश पर निर्भर करती है उस पर सीधा इसका असर हो सकता है। बैड न्यूज यह भी है कि बारिश लेट होने की वजह से गर्मियों का सीजन और लंबा हो जाएगा। पानी की कमी भयानक तरीके से बढ़ सकती है। वाटर लेवल और नीचे जाने की आशंका है और ऐसे में देश भर में हैंडपंप, ट्यूबवेल फेल हो सकते हैं। मतलब त्राहिमाम वाली हालात और स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जून के महीने में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस वजह से देश के कई राज्यों में भीषण हीट वेव चलने की संभावना है। हो सकता है कि जून के बाद जुलाई में भी गर्म हवाओं के तेज तपेड़े सहने पड़ जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के आखिर तक मौसम पूरे देश को कवर कर पाएगा और इस देरी की वजह से जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश में कमी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने देश में इस 10% तक कम बारिश होने के चांस का भी अनुमान लगाया है। अगस्त में भी कमजोर से मध्यम स्तर का अल नीनो बने रहने की संभावना जताई जा रही है। सुनिए कि आईएमडी का क्या कहना है। जून 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इक्का दुक्का क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव डेज यानी उष्ण लहर, लू जैसे कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि अल नीनो क्या होता है। अल नीनो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसके साथ हवा के पैटर्न में भी बदलाव होता है। जब अल नीनो एक्टिव होता है तो प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आने वाली मॉनसूनी हवाओं को रोक देता है और बारिश पर सीधा इसका असर पड़ता है। दुनिया के महासागर 2 साल से लगातार गर्म हो रहे हैं। अब प्रशांत महासागर फिर से तेजी से गर्म हो रहा है। अनुमान है कि समंदर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ सकता है और फिर गर्म हवाएं मौसम का चक्र बिगाड़ देंगी। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ता है।